सो हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का हमारा पहला वीडियो है। अगर आपने कल के वीडियोस को या उससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हो। इसके साथ ही सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन प्रेस करके डेफिनेटली ऑल पे सेट कर देना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ जो है उसको शेयर भी कर देना। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले कॉमेंट रिक्वेस्ट के बारे में। अगर आपको किसी भी स्टॉक में कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हो एंड बता सकते हो कि ये मेरा पर्टिकुलर XYZ स्टॉक है, इसका मुझे फंडामेंटल जानना है, बिजनेस जानना है, टेक्निकल जानना है, कुछ भी आपको जानना हो या फिर अगर आपका कोई यूनिक डाउट हो तो वो भी आप बता सकते हो। मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। सो आज का जो डाउट है वो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो, GRM ओवरसीज फंडामेंटल एंड टेक्निकल आई हैव बॉट एट 220। तो यहाँ पे यार देखो, मैं एक चीज तो कहूंगा, इन्होंने पहली बात सब्सक्राइब किया हुआ है मुझे पब्लिकली, तो मुझे भी दिख रहा है इन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, पहली बहुत अच्छी बात, ठीक है, इस वीडियो की। दूसरी बात मैं कहूंगा, इन्होंने कमेंट को काफी अच्छे से लिखा हुआ है। अब कैसे लिखा हुआ है देखो, मुझे ये क्यों अच्छा लगा, प्रेजेंटेशन देखना। सबसे पहले इन्होंने जो है स्टॉक का जो नाम है उसे इन्होंने जो है पूरा कैपिटल लेटर्स में लिखा है, ठीक है, सारे कैप्स लॉक में इन्होंने लिखा हुआ है। तो इससे डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है कि इसमें स्टॉक का नाम क्या है। वैसे आप कमेंट पढ़ोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा, बट फिर भी प्रेजेंटेशन की बात है। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि इन्हें पता क्या करना है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल, ठीक है। तो मुझे क्लियर हो गया कि मुझे फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स के बारे में बात करना है, बिजनेस इन्हें नहीं जानना है। और उसके बाद इन्होंने साथ ही में अपना प्राइस भी बता दिया कि इनका बाइंग प्राइस क्या है। तो इससे मैं बता सकता हूँ कि बाइंग प्राइस इनका क्या है, और उसके बाद आगे की बातचीत और अच्छे से हो सकती है टेक्निकल्स में, क्योंकि इन्हें टेक्निकल जानना है। तो इन्होंने अपना बाइंग प्राइस भी बता दिया कि मुझे इतना में मैंने बाइंग करा हुआ है, ठीक है। बहुत लोग क्वांटिटी भी लिखते हैं कि मेरे पास इतना क्वांटिटी है। देखो, अगर मैं लेजिटली बताऊं तो क्वांटिटी की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि आपके पास कितना क्वांटिटी है इससे काम, मतलब देखो यार, क्वांटिटी आप बताओगे तो इससे कोई फायदा नहीं है, सीधी बात है, ठीक है। कोई फायदा मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। क्वांटिटी है, मैं इतना समझूंगा, ठीक है, आपके पास 5,000 क्वांटिटी है, बस उसके आगे कुछ नहीं, ठीक है। उससे उससे कुछ मैं डेटा आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। बट हाँ, बहुत लोग कमेंट नहीं करते बाइंग प्राइस, लेकिन हाँ, बाइंग प्राइस अगर आप कमेंट करते हो कि आपका बाइंग प्राइस क्या है, तो उससे मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला हुआ है फंडामेंटल एंड बिजनेस, तो सॉरी, टेक्निकल एंड फंडामेंटल, तो उसी के बारे में बात करने वाला है। बिजनेस अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो कि मुझे इसका बिजनेस मॉडल भी जानना है। फिलहाल के लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है बासमती राइस में काम करती है। क्या करती है, माइलिंग करती है, प्रोसेसिंग करती है, मार्केटिंग करती है ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड बासमती राइस का। कहाँ पे, डोमेस्टिक में और ओवरसीज में, मतलब बाहर भी और यहाँ भी डोमेस्टिक राइस को माइल करके, प्रोसेस करके, मार्केट करके बेचती है। सिंपल उसका काम है। और अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो आप, मैंने एक रेफरेंस के लिए कि यार बिजनेस क्या है मैंने बता दिया, क्योंकि नाम से आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है, तो इसलिए मैंने जस्ट बता दिया। आगे बढ़ते हैं, मार्केट कैप के ऊपर चलते हैं। 1170 या 76 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। मतलब लगभग आप कह सकते हो 1200 करोड़ का मार्केट कैप है। एक रिस्की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, बट बहुत रिस्की है। दूसरी बात, यहाँ पे रिस्क ज्यादा, मतलब रिवॉर्ड ज्यादा। लेकिन हाँ, आपको रिस्क फैक्टर को देखना है। लोग सोचते हैं यार रिवॉर्ड ज्यादा है, आप ये भी देखो रिस्क बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, मैं कोई रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, किसी भी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है। प्योरली जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से मैं बना रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं। कंसोलिडेटेड नंबर्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे, सेल्स क्या हुआ, 355, 500, 900, 1100। सही चल रहा था ना, बहुत अच्छा चल रहा था, वेरी गुड, बहुत अच्छा ग्रोथ था। बट इसके बाद 2020 एंड 21 में जो है ग्रोथ गड़बड़ाया, ठीक है। इसका एक रीजन आप कह सकते हो कि कोरोना था, ठीक है। उसके बाद 22 में क्या हुआ, 1100, 1300, 1300 या जो भी कह लो, ठीक है, 1400 ही के आसपास दोनों है। तो आप देखोगे तो कुछ अगर मैं कहूँ तो कुछ बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, कि यहाँ पे क्या हुआ था 2016 से 18 में 3 गुना हो गया था, लगभग 3 टाइम्स हो गया था 2 साल में, ठीक है। और यहाँ पे कितने साल हो गए देखो, यहाँ पे भी आप 2 साल ही गिन लो, ठीक है। इसे 2 साल मतलब हो चुके हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक। मैं बीच में इसको नहीं काउंट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यार ये तो कोरोना का टाइम था, तो मैं इसे थोड़ा सा हटा रहा हूँ। तो यहाँ यहाँ भी 2 साल हुए, और कितना हुआ, सिर्फ यहाँ पे 200 करोड़ इंक्रीज हुआ है। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ पे अगर 3 गुना हुआ है तो यहाँ पे भी 3 गुना होना चाहिए था, 1,000 करोड़ का 3,000 करोड़ होना चाहिए था। बट फिर भी अगर आप 3 गुना नहीं कर पा रहे हो, कम से कम 2 गुना कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 1100 का कम से कम 2,000 करोड़ तक पहुंचते, अगर वो भी नहीं, कम से कम 1700-1800 करोड़ तक पहुंचते तो। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है थोड़ा ग्रोथ जो है कम हो गया है। कोरोना के बाद से जो ग्रोथ है वो काफी कम हुआ है।
मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट में क्या हुआ, 2, 6, 12 सही चल रहा था, फिर यहाँ पे क्या हुआ, 9 थोड़ा कम हो गया, फिर उसके बाद देखोगे 32, 45, 85 बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब यहाँ पे देख सकते हो 85 करोड़ तक पहुंच गया था। फिर क्या हुआ, 2023 में, मार्च 23 में जो ड्रॉप आ गया नेट प्रॉफिट में, और उसके बाद जो है टीटीएम में भी अभी ड्रॉप ही दिख रहा है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ भी बहुत बहुत जबरदस्त था, बट यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ खराब हो गया। और टीटीएम का तो यार फिर भी देखो, अब टीटीएम का चेंज हो सकता है, बट यहाँ पे मार्च 23 जो है, इसमें जो है यहाँ पे डिक्रीज हो चुका है मार्च 23 में, और अब जो है नेट प्रॉफिट गिरा है तो ईपीएस गिरा है, एंड ईपीएस गिरा है तो कहीं ना कहीं जो है स्टॉक प्राइस में इफेक्ट होगा ही। और टेक्निकल्स में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि लॉन्ग टर्म में किस तरह से जो है आप जो टेक्निकल्स है वो फंडामेंटल्स को ही फॉलो करते हैं। सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो 5 साल का 8% बहुत कम, 3 साल का 23% ठीक है, अच्छा है। और टीटीएम का 12%, ये भी मैं कम कहूंगा। 23% इज डिसेंट, मैं इसे ज्यादा नहीं कह रहा, बिकॉज यार 1100 1200 करोड़ की कंपनी अगर है तो उसमें 23% करना आसान ही होता है, ठीक है। तो 23% इज डिसेंट, मैं अगेन खराब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। तो सेल्स ग्रोथ मुझे कुछ खास अच्छा लगा नहीं, मैंने पहले भी कह दिया था। 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, 3 साल का भी देखोगे 26% है, डिसेंट है। टीटीएम का तो -27% है। देखो एक्चुअली क्या था, पहले बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा था, अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे देखो 9, 32, ठीक है, 45, 85 बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा था। और इसने जो है थोड़ा सा मामला खराब कर दिया, ज़्यादा ही खराब कर दिया थोड़ा सा। तो इसी वजह से जो नेट प्रॉफिट में जो ग्रोथ है, जो ईपीएस में ग्रोथ है, वो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत कर गया। और स्टॉक प्राइस ईयर के बारे में बात करते नहीं है। अगर आप एक और चीज देखोगे तो आरओई में यहाँ पे 5 साल में 35%, 3 साल में 37% है। अच्छा है, बहुत अच्छा है आरओई। 37% का आरओई 3 साल का इज वेरी गुड। बट लास्ट ईयर जो आरओई है वो 26% हो चुका है, मतलब नीचे आ चुका है। दूसरी बात, अगर आप देखोगे मार्जिन लगातार नीचे आ रहा है, मतलब 9 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 7 हुआ, अभी भी 7 ही है। तो अब देखते हैं कहाँ तक जाता है, क्योंकि पहले इसका मार्जिन 3-4% हुआ करता था, फिर यहाँ पे मार्जिन जो है इंक्रीज होकर के 9% तक आया था। अब ये पता नहीं कहाँ जा करके रुकेगा। और बाकी आरओई तो कम हुआ है, लास्ट ईयर बहुत कम हुआ है, 37 से 26, 11% आरओई नीचे आया हुआ है 3 साल से अगर हम देखें तो आरओई अगर नीचे आता है तो ये डायरेक्टली प्रॉफिट ग्रोथ को अफेक्ट करता है, और वो होता हुआ हमें दिख भी रहा है, ठीक है। और ये जो है डायरेक्टली सेल्स ग्रोथ को अफेक्ट करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो कह लो, ये प्रॉफिट ग्रोथ अगर कम होगा तो सेल्स ग्रोथ कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। और वो चीज़ आपको दिख भी रही होगी ऑब्वियसली नंबर्स में। तो ये चीज़ है। एंड जहां तक बात रही, अगर आप पूछोगे कैसा ग्रोथ है कंपनी पे, तो मैं बोलूंगा कि ग्रोथ पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब जो है अगर आप 1 साल 2 साल देखोगे सेल्स के केस में, 2-3 साल, और प्रॉफिट्स के केस में लास्ट ईयर का, तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे डाउन दिख रहा है मुझे, कि नंबर्स जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं सेल्स के केस में, खासकर नंबर्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। अब देखो क्या हुआ, पहले सेल्स का नंबर गया, ठीक है, पहले सेल्स में ग्रोथ गया, और उसने जो है प्रॉफिट को अफेक्ट किया, उसके बाद जो है आरओई को अफेक्ट किया, और मार्जिन को अफेक्ट किया। तो इसी तरह से कोई एक चीज बिगड़ती है तो बाकी चीजें भी इंटरलिंक्ड होकर के बिगड़ने लगती है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई एक चीज बिगड़ रही है तो आप उसे स्पेशल ध्यान दो, थोड़ा सा देखो समझो कि किस तरह से ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसका पीछे का रीजन क्या है, क्या ये आगे चल करके स्टॉक प्राइस में कोई दिक्कत क्रिएट कर सकता है क्या। आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट के ऊपर, तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हो रिजर्व्स कंपनी के 200 करोड़ है, बोरिंग्स कंपनी के 400 करोड़ है, तो रिजर्व से ज्यादा बोरिंग्स है। और ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैं गलत नहीं कहता इसे, बट अगर आप इसे सही तरह से मैनेज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है यार थोड़ा ज़्यादा है, और ये अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये देखो एक बात ये सही है कि कंपनीज को, जो छोटी कंपनीज होती है उसे बोरिंग्स की ज़रूरत होती है, बट ये माइक्रो कैप्स के केस में ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि माइक्रो कैप्स के कंपनी में बिल्कुल ही आप कह सकते हो बोरिंग्स लेनी ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके पास कैश बहुत कम होता है, फंड्स नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, तो इसलिए वो बोरिंग्स लेते हैं, एंड बाद में वो धीरे धीरे जो है इस चीज़ को कम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है बोरिंग्स कंपनी स्मॉल कैप है, 1200 करोड़ की कंपनी है, आई थिंक, हाँ 1200 करोड़ की कंपनी है, उस हिसाब से मुझे लगता है यहाँ पे बोरिंग्स 400 करोड़ की ज़्यादा है। लेकिन एक पॉजिटिव बात इसमें ये भी है कि बोरिंग्स जो है वो पूरी शॉर्ट टर्म बोरिंग में, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ लॉन्ग टर्म बोरिंग प्रॉब्लम करता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग जो है प्रॉब्लम नहीं करता है, वो आराम से कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है।
अगर यही चीज अगर 413 करोड़ लॉन्ग टर्म में होता तो मैं कहता ये बहुत ही गलत बात है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा ठीक है, बोरिंग्स कोई दिक्कत नहीं है, अगर शॉर्ट टर्म बोरिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म में होती तो बहुत दिक्कत होती। CWIP कंपनी कुछ करती नहीं है। और इन्वेस्टर्स के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे प्रोमोटर्स के पास 71% का होल्डिंग है, पहले 73 था, फिर इन्होंने 70 कर दिया था बीच में, फिर 72 करा, फिर 71 करा, और अभी 71 या 72% के आसपास की होल्डिंग है, बहुत अच्छी होल्डिंग है। मैं हमेशा कहता हूँ होल्डिंग जो है, देखो ऑब्वियसली कम हुआ है होल्डिंग, ज्यादा भी कम नहीं हुआ है, मतलब आप देखोगे तो कितना परसेंट कम हुआ है, सिर्फ 2% कम हुआ है आई थिंक, हाँ। तो 2% कम हुआ होल्डिंग सिर्फ। और दूसरी बात, 71% का होल्डिंग प्रमोटर का बहुत अच्छी बात होती है। बाकी बचा यहाँ पे पब्लिक के पास, देख सकते हो 28% होल्डिंग जो है वो पब्लिक के पास है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें चार पाँच, मान लो 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8% यहाँ पे माइनस कर दो क्योंकि वो HNIs के पास है, तो यहाँ पे 20% जो होल्डिंग है वो रिटेल इन्वेस्टर के पास है। मैं हमेशा कहता हूँ रिटेल इन्वेस्टर के पास सबसे कम होल्डिंग होना चाहिए, बहुत जितना कम उतनी अच्छी बात, 20% कम ही मैं कहूँगा इस चीज़ को। तो अच्छा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे अच्छा लगा। और मेन बात क्या है, देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा लगने से फायदा नहीं है, फायदा है प्राइमरी चीज जो है प्रॉफिट लॉस ग्रोथ, ये सब अगर अच्छा है, ठीक है, अगर ग्रोथ है, ROE है, EPS ग्रोथ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये सब नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो फंडामेंटल्स के बारे में तो काफ़ी सारी बात हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं टेक्निकल्स के ऊपर थोड़ी बातचीत करते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो बोला हुआ है कि 220 का इनका जो है बाइंग प्राइस है, तो पहले वो थोड़ा मार्क कर लेते हैं। 220 अराउंड, एक सेकंड मैं थोड़ा और इसे जूम करता हूँ। तो यहाँ पे अराउंड मैं अप्रॉक्सीमेटली 220 यहाँ मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये इनका बाइंग प्राइस है। अब दो चीज़ें हैं, या तो इन्होंने यहाँ बाई करा होगा या तो इन्होंने यहाँ बाई करा होगा। अब यहाँ पे मैं अगर पीछे जाऊँ तो आप देख सकते हो कि उसके पहले भी ये प्राइस आया था 220, यहाँ पे ये टच हुआ था, बट ये बहुत पहले की बात है, तो मैं मान करके चल रहा हूँ कि या तो इन्होंने यहाँ या तो यहाँ बाई करा होगा। उसके बाद क्या हुआ आप देखो, स्टॉक पहले तो बहुत गिरा, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट्स में कमी आई। मैंने पहले भी कहा होगा इस चीज़ को कि स्टॉक बढ़ता है जब इस तरह से बढ़ता है, तो आप एक चीज़ याद रखो, जैसे ही रिजल्ट्स खराब आना स्टार्ट होता है, प्रॉफिट्स में कमी आना स्टार्ट होती है, स्टॉक फंसता है। उसके बाद जब ये कमी बढ़ती है, या फिर आप कह सकते हो 3-4 क्वार्टर में ये कमी कंटिन्यू रहती है, और ग्रोथ जो है उसके बाद स्टॉक का खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, EPS ग्रोथ कह लो, सेल्स ग्रोथ कह लो, कुछ भी कह लो, तो उसके बाद स्टॉक जो है धीरे धीरे इस तरह से गिरना स्टार्ट करता है। और उसके बाद वो गिरते गिरते आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे आप देखो, मैं थोड़ा सा ऐसे करूँगा, जूम आउट करूँगा, आपको पता चलेगा। ये देखो स्टॉक गिर रहा था, बीच में फिर से थोड़ा रुका, एक सेकंड, हाँ, तो स्टॉक गिर रहा था, बीच में फिर से थोड़ा रुका, उसके बाद ये फिर से गिरना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे बहुत बार रिवर्सल की कोशिश हुई थी, बट वो रिवर्सल आया नहीं, एंड स्टॉक वापस से गिर गया, एंड उसके बाद स्टॉक यहाँ आकर के फिर से उसी तरह से फंस रहा है, और उसके बाद यहाँ पे भी रिवर्सल की कोशिश हो रही है। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी कोई स्टॉक एक लाइन में इस तरह से लगातार गिर रहा हो, तो जब तक आपको उसमें काफ़ी अच्छे से कंफर्मेशन ना मिल जाए, जब आपको 3-4 कंफर्मेशन ना मिल जाए, उसमें रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन मत करो। हाँ, कंफर्मेशन अगर 3-4 मिल चुका है, फिर उसके बाद आप रिवर्सल के लिए आगे सोच सकते हो। तो अब कंफर्मेशन कैसा, मैंने पहले बताया हुआ है। अगर जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, एक चीज़ ये है कि पहले ये जो है रेजिस्टेंस ले रहा था 50 डेज के मूविंग एवरेज से, अब जो ये सपोर्ट लेना स्टार्ट कर रहा है, ये पहला पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा, हाई एंड लोज का फॉर्मेशन, तो यहाँ पे कुछ खास हाई एंड लोज का फॉर्मेशन एक ये है। दूसरा आप ये कह सकते हो, तो 2-3 हाई एंड लोज अभी बने हैं। तो हायर लोज मतलब क्या होता है, ये जो लोज है वो ऊपर की तरफ इस तरह से शिफ्ट होते रहते हैं, तो ये भी पॉजिटिव साइन है। जो पहले का रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाएगा। ये सब चीज़ें जब होगी तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि रिवर्सल आ रहा है, एंड यही सब इसके कन्फर्मेशंस होते हैं। तो मुझे कुछ खास इसमें अभी दिख नहीं रहे हैं, अभी कंसोलिडेशन टाइप का ये भी लग रहा है। तो मैं मेरा तो वही सिंपल है, जब कन्फर्मेशंस आएंगे उसके बाद मैं सोचूंगा। और इतना रिस्क में देखो यार, ऑब्वियसली ज़्यादा रिस्क लोगे तो आपके ज़्यादा रिटर्न्स बनेंगे, अगर आप कन्फर्मेशन मांगोगे तो आपके रिटर्न्स कम हो जाएंगे, बट उसके साथ आपके रिस्क भी कम हो जाएगा। तो इन्हीं सब के साथ एंड करते हैं वीडियो को। जहाँ तक बात रही 220 की, तो इनका प्राइस ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, एकदम बॉटम पे ही है। अब बात ये आती है, अगर यहाँ पे ग्रोथ वापस आएगा तो स्टॉक ऊपर की तरफ चलेगा और आराम से चलेगा। अगर ग्रोथ नहीं आता है तो स्टॉक अगर आगे भी रिजल्ट्स खराब होते हैं इस तरह से, मान लो 62 के बाद यहाँ पे फिर से 60 आता है, 50 आता है, इस तरह से रिजल्ट्स और भी खराब होते हैं, तो ये स्टॉक वापस से गिरेगा, और ये जो कंसोलिडेशन है इसका भी ब्रेकआउट आ जाएगा, ब्रेक डाउन आ जाएगा, और ये और भी नीचे जाएगा। इन्हीं सब के साथ एंड करते हैं वीडियो को। रिकमेंडेशन नहीं है, किसी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन मैं इस वीडियो में नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।